हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार पीएससी का फाइनली सेकंड पेपर 2 आपके सामने है। इस पेपर 2 को डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये पेपर जो है 66 बीपीएससी मेंस का पेपर है। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। यदि आप बीपीएससी का पेपर अगले साल देने वाले हैं तो भी ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप 300 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 सेक्शन हैं और आपको 8 क्वेश्चन की रिप्लाई करने हैं। एनीवे, हमें जो देखना है वो ये देखना है क्वेश्चन पेपर में आया क्या था। पहला क्वेश्चन आप पूछा गया, रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन ओल्ड मैन इन फैमिली हु हैज ऑल द अथॉरिटीज, हाउएवर ही कैन नॉट डू एनीथिंग इफेक्टिव इफ द नॉटी यंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली डू नॉट लिसन टू हिम। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कभी कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता। मूल्यांकन कीजिए। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति मोस्टली जो है रबर स्टाम्प के रूप में कहे जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास जो पावर है वो बेसिकली कह सकते हैं यहाँ पर देखिए 2 होते हैं। एक होते हैं डिफैक्टो रूलर्स, है ना। डिफैक्टो रूलर की बात करें, ये होते हैं प्रधानमंत्री। और एक होते हैं डीजोर। डीजोर का मतलब है नाम मात्र के। तो डीजोर की बात करें, ये होते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सारी के सारे जो काम होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के आधार पे ही कर सकते हैं, अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहां पर इस पॉइंट को आप इलेबोरेट कर सकते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे बाइंडिंग कर दिया गया, तो इन पॉइंट को भी आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ, राष्ट्रपति जो है उनके पास अथॉरिटी तो होती है, लेकिन वो सारी अथॉरिटी का इस्तेमाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के द्वारा ही करते हैं। यू कैन डिस्कस अबाउट दैट वन। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, हल्का सा कह सकते हैं थ्योरी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। देखिए, हमारे शेड्यूल 7 के यदि हम बात करें तो यहाँ पर 3 लिस्ट बनाई है। केंद्र की सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। अब इस सूची की यदि हम बात करें तो यहां पे आपको पता होना चाहिए, जो कंकरेंट लिस्ट है यहां पर केंद्र और राज्य सरकार में कोई डिस्प्यूट होता है तो वहां पे केंद्र सरकार की मानी जाती है, राज्य सरकार की बात नहीं मानी जाती। इवनली यदि आप राज्य सूची में कोई नियम बनाना चाहते हैं तो आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा अपने यहां इस बिल को इनिशिएट कर सकता है और यहां पर ऐसा बिल पास कर सकता है जो राज्यसभा में सूची बना सकता है, राज्य सूची में नियम बना सकता है। तीसरा पॉइंट यहां पर यह है, आपको पता होना चाहिए, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगते हैं तो उस कंडीशन में भी केंद्र के पास ज्यादा पावर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्र प्रशासन को यहां पे आप कोट कर सकते हैं कि यहां पर जब आर्टिकल 356 या आर्टिकल 365 के अंतर्गत देश में राष्ट्र प्रशासन लागू किया जाता है, उस कंडीशन में जो राज्य सरकारें हैं उसको भंग कर दी जाती हैं और वहां पे केंद्र की ही चलती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हमारे यहाँ एक संघीय ढांचा जरूर है लेकिन यहां पर केंद्र की ही चलती है। देखिए, ऐसा सिस्टम बेसिकली कनाडा में भी होता है, वहां पे संघीय ढांचा है लेकिन केंद्र का ज्यादा पावर होता है। तो इस तरह से आप कोट कर सकते हैं कुछ इन पॉइंट को डिस्कस करते हुए, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स हैज क्रिएटेड मेनी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, क्रिटिकली एनालाइज देयर स्टेटमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। तो बिहार का सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करना है तो इन चीजों को आप कोट कर सकते हैं। इसमें लिखते हैं हिंदी में, भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे आलोचनात्मक करना है, आलोचना करना है आपको। तो असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया। देखिए, हमारे बिहार की बात करें तो बिहार में असमान विकास जो है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हालांकि देखा है तो ये असमान विकास जो है, यदि हम डिफरेंट इंडिकेटर की बात करें तो बिहार में देखा जाए तो बिहार की तुलना में गुजरात वगैरह में और भी असमान विकास है। मतलब कुछ कम्युनिटीज का डेवलपमेंट काफी हो गया हो और कुछ कम्युनिटीज का विकास ना हो पाया हो। तो इन चीजों को आप कोट करते हैं इसको बना सकते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इससे बहुत कुछ लिखा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एन इफेक्टिव फोरम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन डिस्कस। भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल इंटीग्रेशन। देखिए, भारत की संसद देखा तो यहाँ पे देखा तो हर एक पार्टी से, हर एक जगह से लोग यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ पर जो डिस्कशन होता है डेफिनेटली वो काफ़ी फ्रूटफुल होता है। चाहे किसी भी राज्य की समस्या है उसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। तो इन चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं और डेफिनेटली यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन चाहे किसी भी राज्य का हो वो एक शपथ लेता है। जिस दिन ओथ लेता है उस दिन ये चीज़ की शपथ लेता है कि हम भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। तो कहीं ना कहीं
ये सभी लोग आपस में मिलकर एक बेहतर देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये हो गया सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 से आपको 3 क्वेश्चन करने थे, सेक्शन 2 से देखें 2 क्वेश्चन करने हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ 2019-20 की बात करें, it has been mentioned that Bihar has registered higher growth rate than the growth rate of India in the last 3 years। देखिए यहां पे लिखा है बिहार हैज रजिस्टर्ड हायर ग्रोथ रेट देन द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द लास्ट 3 इयर्स, विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हैज कंट्रीब्यूटेड इन दिस प्रोग्रेस। यहां पूछा गया बिहार सरकार के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि गत 3 वर्षों में बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही है। अर्थव्यवस्था किन क्षेत्रों ने इस प्रगति में योगदान दिया है, तो इसमें आप सारी जो कोट कर सकते हैं, कौन सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन सेक्टर में कितना ग्रोथ रेट है, तो अपना इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें और उसको प्रॉपर तरीके से उसको आप एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन आप पूछते हैं व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रीवेलेंट इन बिहार, क्रिटिकली इवैल्यूएट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस दिस इनइक्वालिटीज। बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या है, सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। हालांकि यहाँ पे आपको ये भी कहना है कि जितना किया गया है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि सीधे आप बुराई करने लग जाओ। आपको पहले कहना है कि बिहार गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, कौन कौन सी पॉलिसी चलाई हैं, उन चीज़ों को आप कोट करें और उसके बाद कोट करते हुए फिर साथ में ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर उसका जो प्रभावी इंप्लीमेंटेशन है वो ग्राउंड लेवल पर उतना नहीं हो पाया। इसलिए बिहार सरकार को ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिसमें इस चीज़ को भी चेक कर सके कि यहाँ पर चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। बिकॉज एग्जाम में ऐसा नहीं करते कि आप सीधा का सीधा बुराई करने लग जाओ। ये कोई पॉलिटिकल मंच तो है नहीं, क्योंकि आपके आंसर जो है यदि एक तरफ झुकाव रहेंगे तो इससे नुकसान क्या होगा, आप ही को नुकसान होगा कि आपको कम नंबर मिले, है ना। एनीवे अगला क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड अकॉर्डिंग टू UNFPA यूपी टू अप टू व्हाट टाइम इस इंडिया स्पेशली बिहार विल हैव अपॉर्चुनिटी टू रीप इट्स बेनिफिट, थ्रो लाइट ऑन द स्टेप्स टेकन बाय बिहार इन दिस रिस्पेक्ट। पूछा गया है जनांकी लाभांश। डेमोग्राफिक डिविडेंड से आप क्या समझते हैं। UNFC एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे, बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। well, देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, मतलब हमारे देश में यंग एज पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। यदि हम प्रेजेंटली हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में एक प्रकार से वर्किंग पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ यदि एवरेज एज आप देखो तो काफी कम एज मिलती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड्स भी होना एक बहुत बड़ा था। देखा है तो यहाँ पे यदि हम बात करें चाइना की बात करें, जापान की बात करें, ऐसी कंट्री में देखा है तो वहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड काफी कम होता जा रहा है। मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रहा है, बाकी जो ओल्ड एज पीपल है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये उस देश के लिए काफी बड़ी समस्या है। लेकिन भारत में वर्किंग एज पॉपुलेशन काफी कम है, मतलब आने वाले कल में हमारे देश में बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, बहुत सारे लोग काम करने के लिए होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ देखिए, हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए, जैसे स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, बहुत सही, लेकिन इसके बावजूद भी जितना स्किल डेवलपमेंट हमारे यूथ में होना चाहिए उतना नहीं मिलता। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहिए उस तरह सरकार ने काम नहीं किए। बहुत सारे ऐसे गांव आज भी मिलते हैं जहां पर कोई भी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, मतलब 8-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है तब जाके आपको एक हायर सेकेंडरी स्कूल मिलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा कंसर्न है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चेक होती हैं, एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे इन चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट की ज़्यादा बुराई मत करने लग जाएगा, क्योंकि इसका एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। बीइंग ऑनेस्ट, how is human development measured? What are the 7 commitments of Bihar government for achieving human development agenda? Explain the scheme of the government for achieving these goals. तो यहाँ पे human development जुड़े हुए जो goals हैं उनको आप कोट कर सकते हैं। मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या हैं, यहाँ पर बिहार सरकार की जो स्कीम्स उसके बारे में डिस्कस करना है, और पूछा है यहाँ पे सरकार की योजनाओं को समझाइए। तो यहाँ पे सरकार की योजनाओं को भी आप डिस्कस कर सकते हैं, है ना। अगला यहाँ पे इंडिया इज द सेकेंड वर्स्ट अफेक्टेड कोविड-19 नेशन इन द वर्ल्ड। ए फास्ट वैक्सीनेशन प्रोसेस along with social distancing and mask use is the only solution to overcome the deadly virus. Describe the role played by our nation in countering COVID-19 situation, keeping in view the Make in India concept propounded by the Prime Minister. पूछा, भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी और मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो कुछ आप कोट कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि कोविड-19 के चलते हमारे देश में क्या डैमेज हुए हैं। यदि आपके पास हाल ही में कोई डेटा है कि हमारे यहाँ कितने लोग अफेक्ट हुए और कितने लोगों की डेथ हुई, इन चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं, जो कि हमारे देश में डैमेज जो है बहुत ज़्यादा हुआ है।
इवनली ब्राज़ील को हमने सरपास कर लिया, यूएस हमसे टॉप में से फर्स्ट नंबर पे है, हम उसके बाद सेकंड नंबर पे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि जो टीकाकरण की बात करें तो यहाँ पे जो वैक्सीन है, जैसे हमारे देश में कोवैक्सीन है ना, या कोविशील्ड है, आप इनको कोट कर सकते हैं, या स्पुतनिक को कोट कर सकते हैं कि कौन बना रहा है। यदि कोवैक्सीन की बात करें तो आप यहाँ पे भारत बायोटेक का नाम लिख सकते हैं। कोविशील्ड की बात करें यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है अदर पूनावाला काफी चर्चा में थे, उनके द्वारा बनाया गया। तो इन चीजों को आप कोट कर सकते हैं, और भी जो वैक्सीन है उनको आप कोट कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ में आप कह सकते हैं कि हमारे भारत में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो कैसे चलाया गया। पहले 45 साल से ऊपर वालों को कवर किया गया, पहले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको कवर किया गया, उसके बाद 45 से कम वालों को कवर किया गया। तो यहाँ पे डबल वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, पहले सिंगल डोज फिर डबल डोज, है ना। तो इस तरह से आप कोट कर सकते हैं चीजों को, और उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा उन चीजों को भी आप धीरे धीरे कोट कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट सर्च ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लेनेट हैज बीन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिस्ट ऑफ द सेवरल नेशंस अराउंड द वर्ल्ड। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन स्पेस रिसर्च टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलरली इन द 21st सेंचुरी। वह देखिए यहाँ पूछा गया, वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों का प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। वेल देखिए यहाँ पे गगनयान जैसी चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारा मंगलयान है या बाकी चीज़ों को भी आप कोट कर सकते हैं, और साथ ही बता सकते हैं मंगलयान कब लॉन्च हुआ, गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे एक हम प्रॉपर तरीके से कई सारे डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, हमारा इसरो का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रोबोट के डेवलपमेंट में कौन कौन सी जो कंट्रीज के साथ हमने हाल ही में कोलैबोरेशन किया, उन चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं। तो इससे आपका इंपैक्टफुल आंसर बन जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इंडिया हैज ऑगर्ड its defense system through inclusion of variety of arsenals under Make in India program for its safety and security. Justify this statement on the basis of scientific development in the defense technology. Make in India कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपने सुरक्षा निकाय में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। इस कथन की पुष्टि सुरक्षा अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पे आप जो कोट कर सकते हैं, जैसे हाल ही में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट किए गए, या सपोज करिए यहाँ पे जितने भी हमारे मिसाइल सिस्टम है, आप हमारा पृथ्वी और डिफेंस को कोट कर सकते हैं। इवनली S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल को कोट कर सकते हैं। हालांकि मेक इन इंडिया नहीं है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं। या हमारे देश में जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसे बोलते हैं IMDP, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप इसको कोट कर सकते हैं। और साथ में आप S-400 के साथ कोट कर सकते हैं कि हमारे देश का खुद का भी एक इंटरसेप्टर मिसाइल, इसे बोलते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस, दैट इज कॉल्ड पैड। तो आप ऐसी चीज़ों को भी कोट कर सकते हैं अपने आंसर में, है ना। और साथ में यदि हाल ही में DRDO के द्वारा या हमारे देश में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट किए गए, तो उनको भी आप इसमें कोट कर सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फ्लड्स एंड ड्राउट्स in Bihar has been the major hurdles over the years which have constantly affected its growth and prosperity. Discuss the role of science and technology in this kind of disaster management with typical examples. well देखिए एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे आप हाल ही में जो हमारा कोसी का जो है, जिसे हम बिहार का शोक बोलते हैं, आप ऐसी चीज़ों को कोट कर सकते हैं। और साथ में जो अभी साइक्लोन आया था, उसको भी आप हल्का कोट कर सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के रीजन में काफ़ी डैमेज किया था। तो ऐसी चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं कि इसके चलते हम वहाँ पर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, और लोगों को पहले भी उस जगह खाली करवा सकते हैं जहाँ पे एक फ्लड आने की समस्या हो सकती है। तो इस चीज़ को आप कोट कर सकते हैं। विगत कई वर्षों से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति से बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की भूमिका के विशेष उदाहरण के साथ विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे विज्ञान अभियांत्रिकी की भूमिका यह है कि आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि हाँ कहाँ पे अब फ्लड होने वाला है, बारिश कितनी ज़्यादा हो जाएगी, कब हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आप फोरकास्ट करके, मतलब उनको पहले से ही आप पता लगा कि आप चीज़ों को डेफिनेटली कंट्रोल करने में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं ना। तो ऐसी चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं इसमें। तो ये रहे आपके क्वेश्चन, दीज आर द क्वेश्चंस। ये 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 8 क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करना था। पेपर कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी आपके क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो भी आप कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा ये भी आप नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, उसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से डिस्कशन में। जो फ्रेंड्स नए हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर हमारे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। और साथ में यदि आप बिहार PSC की तैयारी कर रहे हैं तो BPSC टारगेट 2021 इस पेज को जरूर फॉलो करें। मुलाकात करते हैं आप लोगों से डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।